दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्विटर के अनटोल्ड स्टोरी के बारे में, यानी कि ट्विटर किस तरीके से स्टार्ट हुआ और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कैसे बन गया और भाई एलन मस्क ने ट्विटर को कैसे खरीदा और उसके बाद क्या क्या हुआ। तो बेसिकली इस वीडियो को हम 3 पार्ट में, यानी कि जो भी ट्विटर का कहानी है उसको हम 3 पार्ट में बेसिकली शूट करने वाले हैं। जो सबसे पहला पार्ट आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको सिंपली ये बताऊंगा कि ट्विटर किस तरीके से स्टार्ट हुआ, इसके कौन कौन से फाउंडर है और ट्विटर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कैसे बन गया कि एलन मस्क के दिमाग में ख्याल आया कि भाई मुझे ट्विटर को खरीदना है। ये तो पहला पार्ट जो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे इस वीडियो का जो दूसरा पार्ट होगा जो आपको आने वाले टाइम में मिलेगा, उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि एलन मस्क के दिमाग में ट्विटर को परचेस करने का सबसे पहला ख्याल कब आया था और यहाँ पे फाइनली उन्होंने ट्विटर को कब खरीदा। तो जब उनके दिमाग में ख्याल आया था और जब उन्होंने ट्विटर को खरीदा, दोनों के बीच का जो गैप है ना, इसके अंदर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, बहुत सारी कहानी है जो आपको सुन के बहुत मजा आएगा। तो वो इस वीडियो का सेकंड पार्ट होगा जो आने वाले टाइम में लॉन्च होगा। उसके अलावा इस वीडियो का जो ट्विटर का कहानी है उसका तीसरा पार्ट होगा कि फाइनली जब एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया उसके बाद भी बहुत सारा बवाल मचा कि उन्होंने सीईओ को हटा दिया, सारा कंट्रोल अपने पास में रख लिया और मतलब ट्विटर को खरीदने के बाद में एलन मस्क ने क्या क्या किया उसकी कहानी हम इस वीडियो के तीसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे जो आने वाले टाइम में आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं आज के कहानी के ऊपर कि भाई ट्विटर की क्या कहानी है, किस तरीके से ट्विटर को स्टार्ट किया गया था। तो भाई लोग, ट्विटर को स्टार्ट करने के पीछे जो 4 लोगों का नाम आता है जिसको आप ट्विटर के फाउंडर भी कह सकते हैं, उसके अंदर सबसे पहले नंबर पे आते हैं जैक डॉर्सी, जिनके दिमाग में ख्याल आया था कि भाई ट्विटर नाम का हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाएंगे जहां पे लोग मैसेज करके बाकी लोगों को अपडेट देंगे। यानी कि अगर मैं गांव जा रहा हूं तो मैं सिंपली ट्विटर पे एक मैसेज कर दूंगा और मेरे बाकी जो भी जानने पहचानने वाले लोग जो मेरे फॉलोअर होंगे उनको पता चल जाएगा कि भाई मैं गांव जा रहा हूं। तो इस तरीके का जैक डॉर्सी के दिमाग में ख्याल आया था कि लोग टेक्स्ट मैसेज करके बाकी लोगों को अपडेट देंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो सेकंड फाउंडर है उनका नाम है एवन विलियम्स। उसके अलावा यहाँ पे जो थर्ड है उनका नाम है बीज स्टोन। उसके अलावा यहाँ पे जो फोर्थ है उनका नाम है नोआ ग्लास। ये चारों का फोटो आप देख सकते हैं, ये ट्विटर के फाउंडर हैं। उसके अलावा यहाँ पे ट्विटर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ट्विटर का जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर उसका हेडक्वार्टर है। अब ट्विटर के बनने की कहानी, तो यहाँ पे दोस्तों 21 मार्च 2006 को ट्विटर का स्थापना किया गया था और 22 मार्च 2006 को जो इसके फाउंडर थे, जो मेन मतलब जिनके दिमाग में आइडिया आया था जैक डॉर्सी के दिमाग में, उन्होंने एक ट्वीट किया था। उन्होंने सबसे पहला ट्विटर पे सबसे पहला ट्वीट उन्होंने ही किया था। उन्होंने लिखा था जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर, यानी कि भाई मैं अपने ट्विटर को अभी सेट कर रहा हूं। और इनका जो ये सबसे पहला ट्वीट है वो अभी फिलहाल कुछ सालों पहले 17 करोड़ रुपए में, यानी कि भाई 17 करोड़ रुपए में इनका ये जो ट्वीट है वो बिका है। यानी कि इस ट्वीट का अधिकार अब इनके पास में नहीं है, लेकिन फिलहाल इनके आईडी पे आपको ये ट्वीट अभी भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से ट्विटर का स्थापना हुआ था और सबसे पहला ट्वीट जैक डॉर्सी ने किया था। लेकिन ट्विटर स्टार्ट होने से पहले एक अलग कहानी है। जो भी जो 4 फाउंडर का मैंने आपको नाम बताया, इनका एक अलग कहानी है। जो जैक डॉर्सी है, जिनके दिमाग में ट्विटर बनाने का ख्याल आया था, ये एक्चुअली में मतलब कैसे इसको इंप्लीमेंट किया गया, फिर कैसे काम हुआ, इसके पीछे एक अलग स्टोरी है। तो उस स्टोरी को भी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ट्विटर को स्टार्ट करने से पहले एक कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था ऑडियो, जो कि एक पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म था। जिस तरीके से आज के ज़माने में यूट्यूब है जहाँ पे आप वीडियो वगैरह क्रिएट करते हैं, उस टाइम पे एक ऑडियो प्लेटफॉर्म हुआ करता था जहाँ पे आप खुद का ऑडियो क्रिएट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड बाकी के लोग आपके ऑडियो को सुन सकते हैं। कोई ऑडियो फ्री होगा, किसी ऑडियो के लिए आपको पैसा देना पड़ता था। तो इस तरीके से ऑडियो नाम की कंपनी स्टार्ट हुई थी, जो कि एक पॉडकास्टिंग कंपनी थी जहाँ पे कुछ ऑडियो आप फ्री में सुनेंगे और कुछ के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो उस टाइम पे ये ऑडियो नाम की पॉडकास्टिंग कंपनी चल रही थी। लेकिन कुछ सालों के अंदर, 1-8 सालों के अंदर बहुत सारी पॉडकास्टिंग कंपनी आ गई। आप कह सकते हैं कि उस टाइम पे पॉडकास्ट का बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा था और वहां पे उस टाइम पे एप्पल ने अपने आईट्यून के अंदर भी 3000 फ्री पॉडकास्ट डाले थे, जिसके वजह से जो ऑडियो नाम की कंपनी है और बाकी की जो कंपनी थी
उनका बिजनेस धीरे धीरे नीचे जाने लगा। और यहाँ पे जो ऑडियो कंपनी के फाउंडर थे, इनका नाम था बेसिकली नोआ ग्लास और एवन विलियम्स। ये बेसिकली ऑडियो कंपनी के फाउंडर थे और इन्होंने ब्रिजस्टोन को अपने कंपनी के अंदर मतलब उनको बुलाया था कि भाई आप भी आ जाओ ऑडियो कंपनी के अंदर काम करो। और ये जो एवन विलियम्स है, इन्होंने blogger.com भी बनाया है। आपको पता होगा कि गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है blogger.com। ये एवन विलियम्स ने ही बनाया था, बाद में इन्होंने गूगल को उस कंपनी को बेच दिया। उसके बाद एवन विलियम्स, नोआ ग्लास और ब्रिजस्टोन लोग मिलकर ऑडियो कंपनी, जो पॉडकास्टिंग कंपनी थी, उसमें काम करते थे। अब यहाँ पे जो जैक डॉर्जी थे, जिनके दिमाग में ट्विटर बनाने का ख्याल आया था, वो बेसिकली उस टाइम पे बेरोजगार थे। वो बेसिकली मतलब कोई छोटा मोटा मतलब एक वेब डेवलपर थे, तो वो कहीं पे काम करते थे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा लिखा गया था बहुत सारे वेबसाइट के अंदर कि वो बेरोजगार थे। और उन्होंने एवन विलियम्स को एक मेल लिखा कि भाई रिज्यूम भेजा कि मैं आपके कंपनी ऑडियो, जो आपका पॉडकास्टिंग कंपनी है, मैं उसमें काम करना चाहता हूं। तो एवन विलियम्स ने जो जैक डॉर्जी है उनको अपने ऑडियो कंपनी में इंट्रोड्यूस करवाया नोआ ग्लास वगैरह से, और बोला कि भाई काम करेंगे। इस तरीके से जो जैक डॉर्जी थे वो एक एम्प्लॉय थे ऑडियो कंपनी में, और बाकी के जो लोग थे वो फाउंडर थे। और इस तरीके से जो जैक डॉर्जी थे उनका काम लोगों को काफी पसंद आया, और जैक डॉर्जी का नोआ ग्लास से, एवन विलियम्स से, बाकी सारे लोगों से काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं जो चारों फाउंडर थे, वो ट्विटर के जो फाउंडर थे, वो बेसिकली ऑडियो नाम की इन्होंने जो कंपनी बनाई थी, पॉडकास्टिंग कंपनी, उसमें काम कर रहे थे। लेकिन बाद में बहुत ज्यादा कंपटीशन आ जाता है। उसके अलावा एप्पल अपने आईट्यून के अंदर बहुत सारे पॉडकास्ट फ्री कर देता है। तो इनका जो ऑडियो बिजनेस है ना, ऑडियो नाम की कंपनी से जो पॉडकास्टिंग बिजनेस करते थे, वो बिजनेस इनका नीचे जा रहा था। फिर इनके दिमाग में कहीं ना कहीं आ गया था कि भाई ये बिजनेस अभी ज्यादा चलने वाला नहीं है। और वो जो ऑडियो कंपनी थी उसके लिए भी इन्होंने बहुत सारा फंडिंग वगैरह लिया हुआ था, और इनके दिमाग में क्लियर हो गया था कि भाई ये कंपनी जो हमने अभी पॉडकास्टिंग कंपनी स्टार्ट करी है, ये ज्यादा आगे चलने वाला नहीं है, तो हमें कुछ अलग चीज बनाना पड़ेगा। तो इसके अलावा इनके जो ऑडियो कंपनी थी उसमें टोटल 14 एम्प्लॉय काम करते थे, 4 ये लोग और 10 बाकी के एम्प्लॉय काम करते थे। तो यहां पे इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम लोग एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करेंगे। तो जो 14 लोग थे ना, उनका कुछ छोटा छोटा ग्रुप बनाया गया और सबको बोला गया कि यार आप लोग ना एक एक आइडिया लेके आओ कि अभी तो हमारा पॉडकास्टिंग बिजनेस नीचे जा रहा है, तो हमें ऐसा कौन सा स्टार्टअप, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए जिसको हम मतलब ग्रो कर सके, फोर्स सके, आप कह सकते हो। तो यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है, छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं। उसी में से जो बेसिकली जैक डॉर्जी थे, उनके दिमाग में आइडिया आया कि भाई हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां पे टेक्स्ट मैसेज के थ्रू लोग आपस में इंगेज हो गए। यानी कि एक बंदा कहीं जा रहा है या तो कुछ काम कर रहा है, वो एक टेक्स्ट मैसेज करेगा और बाकी लोगों को उसके बारे में पता चलेगा। यानी कि मैं हूं तो मैं कुछ टेक्स्ट मैसेज करूंगा और मेरे जो भी दोस्त होंगे, फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव, उसको पता चल जाएगा कि भाई मैं ये काम कर रहा हूं। तो इस तरीके से इनका कॉन्सेप्ट था। पहले मतलब कुछ लोगों को इनका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लग रहा था, बट कन्विंस करने के बाद में सारे लोग एग्री हो जाते हैं और ट्विटर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जैक डॉर्सी के दिमाग में आइडिया और इस तरीके से ट्विटर पे काम वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 21 मार्च 2006 को ट्विटर का स्थापना होता है और 22 मार्च 2006 को जो जैक डॉर्सी है, जिनके दिमाग में ट्विटर बनाने का ख्याल आया था, वो बेसिकली एक ट्वीट करते हैं, जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर। उसके बाद 15 जुलाई 2006 को ट्विटर को बाकी लोगों के लिए पब्लिकली उसको लॉन्च कर दिया जाता है। और यहां पे 2007 को ट्विटर कंपनी का स्थापना होता है। पहले तो वो ऑडियो कंपनी, जो पॉडकास्ट कंपनी थी, वहां से काम चला था एज ए स्टार्टअप, लेकिन फाइनली 2007 को ट्विटर कंपनी बेसिकली स्टार्ट हो जाता है और उसके जो सीईओ है वो बनते हैं जैक डॉर्सी, जिनके दिमाग में ट्विटर बनाने का ख्याल आया था। उसी बीच में बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं जहां पे वेरीफाइड ब्लू टिक होता है कि भाई जो भी सेलिब्रिटी है, जो भी पॉलिटिशियन है, यानी कि उनके नाम का कोई दुरुपयोग ना करे, इसके लिए वेरीफाइड टिक उनको बेसिकली दिया जाता है। उसके बाद और भी बहुत सारे मतलब डेवलपमेंट होते हैं जहां पे हैशटैग वगैरह का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद बीच में एक बार 2009 में शायद कि 2010 में ट्विटर हैक हो जाता है, कोई ट्विटर को हैक कर लेता है, फिर ट्विटर वहां से मतलब हैक से रिवाइव होता है और वापस से इस तरीके से बहुत सारा सिलसिला वगैरह चलते रहता है। और यहाँ पे 2000 जब जैक डॉर्सी वहां पे ट्विटर के सीईओ बने थे, उसके बाद वो एक साल के बाद में एज अ सीईओ हट जाते हैं। 2008 में जो एवन विलियम्स थे वो ट्विटर के सीईओ बनते हैं। फिर उनके हटने के बाद में कोई तीसरा बंदा बनता है। फिर यहाँ पे उसके बाद में वापस से जैक डॉर्सी एज अ सीईओ बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे फाइनली पराग अग्रवाल सीईओ बनते हैं। उसके बाद में न्यूज आता है कि भाई एलोन मस्क ने ट्विटर का 9% शेयर खरीद लिया है।
उसके बाद एलोन मस्क बेसिकली ट्विटर के कंपनी को फाइनल ऑफर देते हैं कि भाई मैं ट्विटर को खरीदना चाहता हूं, क्या $44 बिलियन में डील क्लोज किया जाए। तो वहां पे न्यूज आता है कि भाई ट्विटर के कंपनी ने फाइनली बहुत सारे मतलब उसके मतलब बोलचाल के बाद में चीजों को एग्री कर लिया कि फाइनली वो ट्विटर को $44 बिलियन में एलोन मस्क को बेचेंगे। तो इस तरीके का न्यूज आता है। लेकिन अब यहां पे कहानी आती है कि भाई ट्विटर ग्रो कैसे किया, मतलब ट्विटर बन गया, लोग प्लेटफॉर्म यूज करने स्टार्ट कैसे किए, ट्विटर का मतलब दुनिया में इतना रीच कैसे बढ़ा। तो इसका भी बहुत ही सिंपल स्टोरी है। मैं 3 इंपॉर्टेंट स्टोरी को यहां पे आपको डिस्कस करके बताऊंगा। सबसे पहला स्टोरी है कि भाई कैलिफोर्निया में ना भूकंप आया था। वो कौन से साल में आया था वो मैं आपको यहां पे पिन कर दूंगा। उस मतलब एक छोटा सा ही भूकंप था एंड उस भूकंप का जो अपडेट है ना वो लोग बेसिकली ट्विटर पे ट्वीट वगैरह करके दे रहे थे कि भाई मेरे एरिया में ऐसा हुआ, मेरे एरिया में ऐसा हुआ। तो उस टाइम पे पहली बार लोगों को पता चला कि भाई ट्विटर क्या चीज है। उसके बाद यहां पे जो सेकंड ट्विटर का टर्निंग पॉइंट था जहां पे उनका व्यूअरशिप और भी बढ़ गया था वो था मार्च 2007। उस टाइम पे म्यूजिक और जो भी फिल्म होता है ना उसका एक फेस्टिवल था और ट्विटर ने इसके लिए बहुत सारे जगह पे टीवी स्क्रीन लगाए हुए थे और वहां पे लोग ट्वीट करके वो जो फेस्टिवल था उसका लाइव अपडेट देते थे। तो ट्विटर पे रियल टाइम वो पता चलता था जिसके वजह से लोगों को पता चलता था कि भाई एक्चुअली में कहां पे फेस्टिवल में क्या हो रहा है। तो उस लाइव स्ट्रीमिंग के वजह से ना जहां पे ट्विटर ने बहुत सारे टीवी वगैरह लगाए थे जहां पे लोग इंस्टेंट मतलब ट्वीट वगैरह करते थे और चीजें पता चलती थी मतलब रियल टाइम। तो उसके वजह से जो ट्विटर का क्रेज है वो और भी बढ़ जाता है। और उस टाइम पे मतलब आप कह सकते हैं कि एक दिन में 20,000 ट्वीट होते थे, लेकिन वो स्क्रीनिंग और फेस्टिवल के वजह से एक दिन में 60,000 से भी ज्यादा ट्वीट होने लगा था। इस तरीके से ट्विटर का आप ये कह सकते हैं कि ये सेकंड टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद यहाँ पे ट्विटर को जो थर्ड बूस्ट मिला वो मिला दिसंबर 2010 में, जिसको आप ट्विटर का क्रांति भी कह सकते हैं। तो किस तरीके से बूस्ट मिला, तो यहाँ पे अफ्रीका के ट्यूनिशिया में बेसिकली एक सब्जी या तो कोई फल बेचने वाले थे, उनका ठेला नगर पालिका जब्त कर लेता है। जब वो बंदा अपना ठेला छुड़ाने जाते हैं तो नगर पालिका के लोग उससे बेसिकली रिश्वत मांगते हैं। बेसिकली उससे वो तंग आके वो जो सब्जी फल वाला था वो अपने शरीर में आग लगा लेता है और कुछ दिन के बाद में उस बंदे का डेथ हो जाता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे लोग फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह का यूज़ करते हैं। बेसिकली फेसबुक का यूज़ जो मतलब प्रोटेस्ट करने वाले हैं उसका समय तय करने के लिए, ट्विटर का जो यूज़ है वो बेसिकली जो प्रोटेस्ट करेंगे उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए ट्विटर का यूज़ करते हैं। और जो यूट्यूब है उसका यूज़ बेसिकली लोगों के मतलब पूरी दुनिया के सामने उनका जो भी स्टोरी है, जिस तरीके से घटना घटा है उसको बताने के लिए वो यूट्यूब का यूज़ करते हैं। तो उस टाइम पे ये मतलब मामला बवाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और वहाँ पे जो है ना वो ट्विटर को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला था। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि यार अलग अलग जो कंट्रोवर्सी हुआ, जो भी इवेंट हुआ, उसके वजह से लोग धीरे धीरे ट्विटर पर आना स्टार्ट हुए और धीरे धीरे ट्विटर एक बहुत बड़ा कम्युनिटी बढ़ गया। और मतलब आज भी आप देख सकते हैं कि ट्विटर पर बहुत सारा कंट्रोवर्सी वगैरह होता है। धीरे धीरे लोग मतलब अपने पॉलिटिकल क्या जो भी न्यूज़ है वो शेयर करने लगे, जो भी गवर्नमेंट है, जो भी नेता लोग हैं वो ट्विटर पे चीज़ें शेयर करने लगे, क्योंकि वहाँ से चीज़ें फिर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी थी और यहाँ पे ट्विटर बेसिकली लोगों के बीच में काफ़ी फेमस भी होने लगा था। तो इस तरीके से यार ट्विटर की स्टोरी थी जहाँ पे ऑडियो एक पॉडकास्टिंग कंपनी बनी थी, वो कंपनी बंद हुआ। फिर ट्विटर को मजबूरी में स्टार्ट करना पड़ा था क्योंकि वो कंपनी बेसिकली बंद होने लगा था। तो लोगों ने बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, जो जैक डॉर्जी है उनके दिमाग में आइडिया आया, फिर आइडिया पे काम किया गया, फिर ट्विटर बना, फिर वो सीईओ बने, फिर दूसरा कोई सीईओ बना, फिर वापस से वो सीईओ बने, फिर दूसरा कोई बना, फिर फाइनली एलोन मस्क के कंट्रोल में अभी फिलहाल ट्विटर है, जिसका जो सेकंड पार्ट है वो मेरे आने वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो स्टोरी कैसी लगी वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।